गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में जान रहे थे। उसकी डिटेल में चर्चा किए हैं, उसका व्यंजक भी आप लोग प्राप्त किए हैं। और इसी प्रकार से विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव जब निकाल कर देखा गया तो देखा गया कि विभिन्न धातुओं के जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होते हैं वे भिन्न भिन्न होते हैं। और जिन जिन धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसकी क्रियाशीलता घटती जाती है। जिन धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान सबसे कम होता है उसकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, और जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत अधिक होता है उसमें आयन बनने की प्रवृत्ति बहुत कम है। और इस प्रकार विभिन्न तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में सजाने पर तत्वों की एक श्रेणी प्राप्त होती है। उसी श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। और विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा भी ऐसे बोर्ड पर भी लिख दिए हैं, आप लोग इसको चाहें तो बोर्ड से भी लिख सकते। और याद कि विभिन्न तत्वों को जिनके उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में सजाने पर तत्वों की एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। और यह श्रेणी इस प्रकार है कि लिथियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होता है, उसके बाद पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टीन, एसएन, पीबी के बाद एच का मानक विभव होता है। हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.0008 वोल्ट होता है। हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव लगभग 0.00 वोल्ट होता है। तो हाइड्रोजन के पहले वाले सभी तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान निगेटिव क्वांटिटी में, ऋणात्मक राशि में होता है, जबकि हाइड्रोजन के बाद वाले तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक राशि में। तो इस तरह से इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया है। और इस श्रेणी को हमेशा याद रखने का बहुत फायदा है। क्या फायदा है? विद्युत रासायनिक श्रेणी की प्रमुख विशेषताओं में पहली एक विशेषता ध्यान रख देना कि जिन तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव जिसको E0 से सूचित किया जाता है, इसका मान जितना ही कम होता है उस तत्व में आयन बनने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक है। जैसे लिथियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत कम, हाइड्रोजन के भी बहुत पहले है यानी माइनस में है, और इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत कम होता है, तो इसमें आयन बनने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। इसके ठीक विपरीत Au के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान बहुत अधिक होता है, इसलिए उसमें आयन बनने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। और जानते हैं यह धातु है, गोल्ड। तो धातु होगा तो कौन आयन बनाएगा? विद्युत धनात्मक आयन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और इलेक्ट्रॉन लूज करने का गुण तो अवकारक गुण कहते हैं। तो कह सकते हैं कि सीरीज में लिथियम सबसे प्रबल अवकारक है, जबकि गोल्ड सबसे दुर्बल अवकारक है। धातु सभी अवकारक होते हैं, लेकिन सबसे दुर्बल अवकारक कौन है? गोल्ड है। और सबसे प्रबल अवकारक कौन है? लिथियम। तो इस सीरीज को याद रख लेने से एक तो यह फायदा कि याद रखना है कि जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना ही कम होता है उस तत्व में आयन बनने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होती है। दूसरी बात कि श्रेणी में यह जो हाइड्रोजन तत्व है इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 होता है। हाइड्रोजन के पहले वाले तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक राशि में, हाइड्रोजन के बाद वाले तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक राशि में होता है। तीसरी बात कि श्रेणी के किसी भी धातु को जब उससे अधिक E0 मान वाले किसी धातु के लवण के घोल में डाल दिया जाए तो
कम E0 मान वाले धातु उस घोल से अधिक E0 मान वाले धातु को उस घोल से विस्थापित कर देते। मतलब स्पष्ट कि कम E0 मान कहने का मतलब धातु अधिक क्रियाशील धातु है। अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके लवणों के घोल से डिस्प्लेस आउट कर देता है, विस्थापित कर देता है, अवक्षेप के रूप में हटा देता है। जैसे कॉपर सल्फेट के घोल में यदि जिंक का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया जाए तो इन दोनों में जस्ता विद्युत धनात्मक धातु है और इस कॉपर सल्फेट में कॉपर विद्युत धनात्मक धातु है। तो दोनों के बीच प्रतिक्रिया हो। प्रतिक्रिया में आप सब जानते हैं समान आवेशों में विकर्षण होता है। कॉपर सल्फेट और जस्ता के बीच क्या प्रतिक्रिया होगी? जस्ता और कॉपर में रिपल्सन होगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। लेकिन अब दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव जिंक में है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे तो जिंक हाइड्रोजन के पहले है, तो जस्ता ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कॉपर तो हाइड्रोजन के भी बाद है। कॉपर कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसमें आयन बनाने की प्रवृत्ति कम है। तो जस्ता जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ज्यादा क्रियाशील धातु है, अपने से कम क्रियाशील धातु को इसके लवण के घोल से डिस्प्लेस आउट कर देता है। ZnSO4 बन जाता है, Cu डिस्प्लेस आउट। लेकिन यदि जिंक सल्फेट के घोल में कॉपर धातु के टुकड़े को डाल दे तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, नो रिएक्शन अकर्स। क्यों? क्योंकि जस्ता में आयन बनाने की प्रवृत्ति कॉपर की तुलना में अधिक है, क्योंकि जस्ता के E0 का मान कम और कॉपर के E0 का मान अधिक होता है। तो जिसके E0 का मान अधिक होगा उसमें आयन बनाने की प्रवृत्ति कम हो। तो कॉपर कम क्रियाशील धातु है जो जस्ता को इसके घोल से विस्थापित करा पाने में सक्षम नहीं होता, इसलिए इनके बीच कोई प्रतिक्रिया नहीं। और ऐसा सवाल परीक्षाओं में ऐसा पूछा जाता है, गिव रीजंस, कारण दें। कॉपर के बर्तन में जिंक सल्फेट के घोल को रखा जा सकता है, लेकिन जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट के घोल को नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि जस्ता के बर्तन में कॉपर सल्फेट के घोल को रखेंगे तो जस्ता का बर्तन गलने लगेगा, यह कॉपर सल्फेट से प्रतिक्रिया करके ZnSO4 कॉपर का निर्माण करने लगेगा। लेकिन जिंक सल्फेट के घोल को कॉपर के बर्तन में रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील धातु है जस्ता के तुलना में, इसलिए इनके बीच कोई आपस में प्रतिक्रिया नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की और विशेषता इस रूप में भी याद रखा जा सकता है, E0 का मान जितना ही कम होता है उसका अवकारक गुण उतना ही अधिक होता है। E0 का मान जितना ही कम होता है उसका अवकारक गुण उतना ही अधिक होता है। जैसे लिथियम प्रबल अवकारक है, गोल्ड दुर्बल अवकारक। इसी प्रकार इस सीरीज में हाइड्रोजन के पहले वाले जितने भी धातु हैं, लिथियम से लेकर Pb तक, ये जितने भी धातु हैं इस सीरीज में हाइड्रोजन के पहले वाले, इनके E0 का मान हाइड्रोजन से कम है, यानी इनकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन की तुलना में अधिक है। इसलिए इनमें से किसी धातु को जब तनु अम्ल के घोल में, तनु HCl या H2SO4 अम्ल के घोल में इनमें से किसी धातु का एक छोटा टुकड़ा डाल दिया जाए तो वह उस तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करता है। जैसे जस्ता के टुकड़े को यदि डाइल्यूट H2SO4 के घोल में डालते हैं तो ZnSO4 बन जाता है, H2 गैस विस्थापित हो जाती है, क्योंकि यहाँ H2SO4 में हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक है, जस्ता विद्युत धनात्मक है। जस्ता ज्यादा विद्युत धनात्मक है हाइड्रोजन से, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जस्ता हाइड्रोजन के पहले है, इसके E0 का मान कम है हाइड्रोजन की तुलना में, इसलिए जस्ता ज्यादा विद्युत धनात्मक है, ज्यादा प्रबल अवकारक है हाइड्रोजन की तुलना में, तो यहाँ पर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया जाएगा। मैग्नीशियम धातु या भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के पहले है,
या भी तनु HNO3 घोल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देता है। Fe का टुकड़ा HCl से प्रतिक्रिया करके H2 गैस विस्थापित करता है, फेरस क्लोराइड बनता है। लेकिन इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज में हाइड्रोजन के बाद वाले जो धातु हैं, कॉपर, पारा, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, ये हाइड्रोजन की तुलना में भी दुर्बल अवकारक, ये हाइड्रोजन से भी कम धनात्मक होते हैं और इसलिए ये धातु तनु अम्लों से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस स्थापित कर पाने में समर्थ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऐसे भी याद कर सकते हैं कि श्रेणी के मदद से तत्वों के ऑक्सीकारक एवं अपकारक शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। कौन प्रबल ऑक्सीकारक होगा, कौन दुर्बल ऑक्सीकारक होगा, कौन प्रबल अपकारक, कौन दुर्बल अपकारक होगा। ध्यान रखना है एक बात को, और यहाँ पर आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाने में भी इस बात की आवश्यकता होगी कि जिन तत्वों का मानक ऑक्सीकरण विभव जितना ही कम होता है उसका मानक अवकरण विभव नहीं है। यानी ऑक्सीकारक विभव और अवकारक विभव दोनों के मान एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन चिन्ह विपरीत होता है। एक का चिन्ह माइनस में तो दूसरे का चिन्ह प्लस में। इस श्रेणी में उपस्थित कम विद्युत धनात्मक धातु जैसे कॉपर, पारा, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, इन धातुओं के ऑक्साइड को हाइड्रोजन द्वारा अवकृत किया जा सकता है, क्योंकि इन धातुओं की तुलना में हाइड्रोजन ज्यादा प्रबल अवकारक है। इसलिए इन धातुओं के ऑक्साइड को हाइड्रोजन द्वारा अवकृत कर सकते हैं। जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ फिट कर देने से मरकरी धातु अलग हो जाता है, ऑक्सीजन इससे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच हो H2O का निर्माण करेगा। इसी प्रकार से सिल्वर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पर सिल्वर प्राप्त हो जाता है। यानी इन धातुओं के ऑक्साइड का हाइड्रोजन द्वारा अपकरण कराया जा सकता है, लेकिन इसके पहले वाले धातु जो हाइड्रोजन से ज्यादा प्रबल अपकारक होते हैं, इन धातुओं के ऑक्साइड को हाइड्रोजन द्वारा अवकृत नहीं। इन सब बातों को याद रखें तो आगे केमिस्ट्री में जितने भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस हैं, कौन किसके साथ प्रतिक्रिया कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है, इन बातों को आप ठीक से समझ के याद रख सकते हैं। कहीं फिर किसी रिएक्शन में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। इसलिए इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो तत्व हैं जिनका E0 का मान क्रमानुसार जैसे सजाया हुआ है, इसको ठीक से याद रखना है। और आज यहीं तक, अगले दिन फिर हम आपसे मिलेंगे इसी टॉपिक।